Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of AITS Major Test 8 for the NEET 2025 which was held on 5th April 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का है दैट इज क्वेश्चन नंबर 93. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मिनिमम डाइपोल मोमेंट. इसमें 4 मॉलिक्यूल हमारे गिवन है, इसके पास मिनिमम डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछना चाह रहा है आपसे. HF, NF3, CSCl3 NH2S. ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इसका लोन पेयर होता है ये वाला, ये भी लोन पेयर है, तो इधर खींचेगा और इधर खींचेगा. लोन पेयर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम से ज्यादा होता है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा. इसमें भी ये इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ हो जाएगा. ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, लेकिन ये इधर खींचेगा. इसको बोलते हैं लोन पेयर के द्वारा जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट. तो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा और इसका डाउनवर्ड होगा. दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल तो 180 डिग्री है, ये दूसरे को कैंसिल करने के मूड में है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए कैंसिल जीरो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ घटाएंगे जरूर, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इधर होगा, इधर खींचेगा ऐसा. तो इसमें सबसे कम डाइपोल मोमेंट NF3 का होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को अपोजिंग टेंडेंसी में है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम हो जाएगा. सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा HF का, फिर होगा CSCl3 का, फिर होगा H2S का, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट NF3 का होगा. दिस इज द डाटा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट. ये डाइपोल मोमेंट का यही ऑर्डर होता है. ठीक है, तो इसलिए पूछा है कि मिनिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो NF3 हैज गॉट द मिनिमम डाइपोल मोमेंट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 95. Which of the following reactions are carried out by acidified potassium dichromate? ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7. अब एक खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और SN+4 SN+2 में नहीं जाना चाहता, क्योंकि SN+4 मोर स्टेबल है और ये जाएगा तो रिडक्शन कर रहा है. इसका मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना चाहिए, तो ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकता है. डाइक्रोमेट कभी भी SN+4 को SN+2 में रिड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे बिहेव नहीं कर सकता है, इसलिए गलत है. हाँ, अगर K2Cr2O7 से कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तो फिर रिडक्शन इसको फिर ऑक्सीडाइज कर सकता है, फिर ऑक्सीडेशन हो सकता है. अगर इससे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तब, लेकिन SN+4 रिडक्शन करके एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम, SN+4 इज नॉट ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन K2Cr2O7. तो इसलिए SN+4 एक यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है. आई रिपीट, K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपेरिजन टू SN+4, इसलिए SN+4 यहाँ पे SN+2 में रिड्यूस होकर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है. अगर K2Cr2O7 से कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तब फिर K2Cr2O7 को वहां पे ऑक्सीडाइज कर देगा, और वो खुद, जैसे भाई दबे आप पढ़े होंगे, रिएक्शन पढ़ना है NCERT में, डाइक्रोमेट आयन में हम लोग H2O2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है, CrO5 बना लेता है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पर क्रोमियम एटम, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है और इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है. यहाँ पे पर क्रोमियम एटम 3.5 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे पर क्रोमियम एटम 5 ऑक्सीजन हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो इसलिए H2O2 इन द एसिडिक मीडियम इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन K2Cr2O7, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है. लेकिन इस केस में K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नहीं हो सकता है. SN+4 SN+2 में नहीं भेज सकता है K2Cr2O7, गलत है. Fe+2 Fe+3 में जाएगा, आपको पता है Cr2O7 2- होता है, Fe+2 लेते हैं, एसिडिक मीडियम में अगर लेंगे तो Fe+3 और Cr+3 बन जाएगा. मीडियम हमारा एसिडिक हो तो
तो ये होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी सही है। सल्फाइड आयन किस में कन्वर्ट होता है? सल्फर का व्हाइट या येलो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट या येलो पीपीटी में बन जाता है, तो ये भी सही, ये भी होगा। I-2 ये भी सही है। एसिडिक मीडियम में I-2 में ही बनता है, लेकिन बेसिक मीडियम में I- कन्वर्ट्स इनटू आयोडेट आयन। एक बहुत अच्छा होता है, बच्चे इसमें गलती कभी कभी कर देते हैं नहीं याद रहने पे। तो ये बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। एक इसमें है बेसिक मीडियम हो या फिर न्यूट्रल या एल्केलाइनिक मीडियम होता है तो उसमें भी ये काम कर जाता है। न्यूट्रल मीडियम में भी I-IO3- में ही जाता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में I-2 में जाता है, तो ये भी सही है। H2O3 2 - SO4 ये एल्केलाइन मीडियम का रिएक्शन है, ये अल्कलाइन है, एसिडिक मीडियम का रिएक्शन नहीं है वाला। होता तो है लेकिन मीडियम शुड बी एल्कलाइन नॉट एसिडिक। तो इसलिए कौन कौन सही हो जाएगा? बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। बी, सी एंड डी तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो 95 का सही ऑप्शन में कौन सा होगा? बी, सी एंड डी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो 95 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 98. The preparation of potassium permanganate from MnO2 involves two steps process in which the first step is a reaction with KOH and KNO3। ठीक है, MnO2 इसको पायरुलुसाइट और बोलते हैं, ये पायरुलुसाइट और होता है। इसमें KOH डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3। KNO3 यहाँ पे एक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजेस MnO2 टू MnO4 2-। मैग्नीज को +4 से +6 में भेजने का काम करता है। पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे KNO3 के जगह पे आप KClO3 भी ले सकते हैं। ये भी जब टूटता है फ्यूजन होता है। फ्यूजन के मतलब होता है कि हीट किया जाता है रिएक्शन को। जब इसको हीट करेंगे ना तो इट विल डिसोसिएट, डिकम्पोज टू गिव it will not dissociate, it decompose to give KCl and ऑक्सीजन गैस। इसको भी हीट करेंगे तो ये भी डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करके पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस दे देता है। तो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो रिलीज करता है उसका काम क्या होता है? इट ऑक्सीडाइजेस MnO2 टू MnO4 2-। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाता है? K2MnO4 बन जाता है, K2MnO4 बन जाता है, जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का K2MnO4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर इसको हम लोग एसिडिफाई करते हैं, एसिडिफाई करके KMnO4 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये स्टेबल तभी तक होता है जब तक मीडियम आप बेसिक रखे हैं। जैसे आप इसको एसिडिफाई करेंगे देखेंगे कि इसका ग्रीन कलर कन्वर्ट्स इनटू द पर्पल कलर ऑफ KMnO4। ग्रीन कलर तुरंत पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका और भी तरीका होता है, आप इसमें कोई KMnO4 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें सॉरी K2MnO4 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और KMnO4 में +7 में है, तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यू कैन ऑल्सो यूज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू कन्वर्ट K2MnO4 टू KMnO4। आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओजोनोलाइसिस करवा दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिए, इससे भी आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? MnO4- में कन्वर्ट कर देंगे आप इसको, MnO4-। ये सेकेंड स्टेप का रिएक्शन आपको पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेप, एक जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है, तो उसमें K2MnO4 बनता है। पहला स्टेप में क्या बनता है? K2MnO4, ग्रीन कलर का K2MnO4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। पोटेशियम मैग्नेट इसका नाम होता है। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पोटेशियम मैग्नेट, ये है। तो 98 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 101. The correct order of their chemical reactivity in terms of oxidizing property। ये भी सही है, अच्छा चीज होता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब खुद रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो F2, मैं जनरल बात करता हूं, X2 से X- बनाना है, हाफ ले ले। यहाँ पे एक गैसियस स्टेट में है और यहाँ से एक्वस स्टेट में जाना होता है। तो पहले इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया जाता है, ये X बन गया गैस, हाफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल का यूज किया गया है। X से X- बनाएंगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा जो कि निगेटिव होता है और यहाँ से हम हाइड्रेशन एनर्जी देंगे। इस रिएक्शन का डेल्टा HR अगर निगेटिव होगा तो रिएक्शन अच्छा होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी घटेगा, स्टेबिलिटी सिस्टम का बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इजी हो जाएगा। तो डेल्टा HR निगेटिव तभी ज्यादा होगा जब हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई हो एंड हाइड्रेशन एनर्जी हाई हो।
ये जब तीनों स्केल पे हम लोग चेक करते हैं तो तीनों स्केल पे सबसे ज्यादा कौन जीतता है, F2। जैसे आप देखेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है, Cl2 का, फिर Br2 का, फिर F2 का होता है, फिर I2 का होता है। आपको पता होना चाहिए कि F2 का बॉन्ड लेंथ कम होने के बावजूद भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका कम हो जाता है। बॉन्ड लेंथ छोटा है फिर भी बॉन्ड डिसोसिएशन कम हो जाता है, क्योंकि F का जो बॉन्ड है इसमें F के पास जो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सेकेंड शेल में रहते हैं, इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है और उसका डिसोसिएशन आसान हो जाता है। और F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत घट जाता है, I2 के आसपास आना शुरू, मतलब I2 से बस थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। तो F2 का बॉन्ड कम है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होना ही चाहिए, इसलिए F2 यहाँ पे जीतता है इसमें भी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बात करें सबका निगेटिव होता है, तो सबसे ज्यादा निगेटिव क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी का बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन माइनस का होता है, क्योंकि साइज छोटा है, उसके बाद क्लोरीन माइनस, फिर ब्रोमीन माइनस, फिर आयोडीन माइनस का होता है। तो इन तीनों स्केल पे अगर चेक करेंगे तो आपको ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। तीनों स्केल पे कौन जीतता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन जीतता है, फिर क्लोरीन जीतता है, फिर अच्छा इसमें ना क्लोरीन फ्लोरीन है, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा, लेकिन इसमें क्लोरीन फ्लोरीन तो है लेकिन एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन है। तो फिर आप इसी से कर सकते हैं, इसी से आप निकाल सकते हैं, उसमें ये प्रोसेस यही है। लेकिन एक बात बोली कि सर अगर ऐसा ऑर्डर आ जाए सबका मैं चेक करना शुरू कर दूं तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, समय तो बहुत ज्यादा ले लेगा। तो इसलिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होता है, एक मोर और लेस 99% चीज में केसेस में एप्लीकेबल है। नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेक करने के लिए प्रोसेस तो यही है, आपको प्रोसेस यही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए जिसमें 99% उसमें एप्लीकेबल होता है, आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से चल सकते हैं। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उसको माइनस टेंडेंसी ज्यादा, मतलब एक से एक्स माइनस बनने टेंडेंसी ज्यादा होगी। लेकिन इसमें एक सावधान रहना है, सही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉन्सेप्ट लगाने से पहले एक जगह जरूर देख लेना है, कोई वैसा स्पीसीज तो आपके पास नहीं गिवन है ना जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गया हो। देखो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR हमारा निगेटिव अगर ज्यादा होगा ना तो ही जाकर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस होने में मदद डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S को सपोर्ट करेगा। अगर डेल्टा H निगेटिव है तो डेल्टा G को निगेटिव होने में सपोर्ट करेगा, और डेल्टा G जब निगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब प्रोडक्ट स्टेबल होता है। तो डेल्टा H को निगेटिव होने के लिए एज पॉजिटिव होता है हमेशा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए पॉजिटिव वैल्यू देना पड़ेगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव है और हाइड्रेशन एनर्जी निगेटिव होता है ऑलवेज। किसी भी एनायन का हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होता है। हमको एक दिक्कत करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कभी पॉजिटिव हो जाता है कभी निगेटिव हो जाता है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि आप इतना कुछ नहीं करके, आप अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पूछे किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट्स का, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सहारा ले सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सहारा लेते समय एक बात को ध्यान देना है कि गिवन स्पीसीज में कोई ऐसा स्पीसीज तो नहीं है ना कि जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पॉजिटिव आ गया है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर डेल्टा HR निगेटिव होने में सपोर्ट नहीं करेगा वो। अगर टर्म ही पॉजिटिव हो जाए तो फिर तो पूरा गलत हो जाएगा ना, पूरा इसको पॉजिटिव होने में सपोर्ट करना शुरू कर देगा। डेल्टा H अगर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर डेल्टा G निगेटिव में घटेगा। जब डेल्टा G निगेटिव में घटेगा तो फिर रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी घटेगा। स्पॉन्टेनिटी घटेगा तो इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी घट जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए हमको एक चीज चेक करना, you can apply the order of oxidizing property on the basis of electronegativity, but keeping in mind that in the given set of element, the element which do not have electron gain enthalpy positive, if the electron gain enthalpy positive, then its oxidizing property will be least, सबसे कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा तो उसका डेल्टा H पॉजिटिव होने में मदद करेगा, वो निगेटिव वैल्यू को घटा देगा वो। आई बात समझ में? तो हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो देखो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगाएंगे तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, सबसे कम क्लोरीन का होगा। लेकिन ये ऑर्डर गलत है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? कि नाइट्रोजन एक ऐसा स्पीसीज है जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड P3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए इसका कम हो जाएगा। तो बाकी आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चलिए, लेकिन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इस फिनोमिनन से सबसे कम हो जाएगा, नाइट्रोजन का वैल्यू ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू तो और इसको हिंडर करेगा ना। तो इसीलिए ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर क्लोरीन, और सबसे कम नाइट्रोजन का होता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे कम होने का कारण होता है क्योंकि N2 से N- बनने के लिए जो नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका पॉजिटिव हो जाएगा, जब पॉजिटिव होगा तो फिर डेल्टा एच नेगेटिव को घटा देगा वो। तो यही ऑर्डर होगा FOClNN, FOClNN। सेकेंड ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, तो इसलिए 101 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 107. Consider the following statements. NF3 molecule has a trigonal planar structure. ना गलत है ना, NF3 का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है। NF3 का तो एक लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, और शेप क्या होगा, शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये गलत स्टेटमेंट है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस इज सेम। देखो CO के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 14, और NO प्लस के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 14 है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर का बात करें तो इसका भी 3 होगा और इसका भी 3 होगा, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। अगर एकदम माइन्यूटली बात करेंगे थोड़ा डीप में जाके ना, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली 3 नहीं होता है। CO का बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली 3 नहीं होता है, 3 से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि CO का एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक ऐसा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है जिसके पास एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसमें थोड़ा सा बढ़ता है, कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग नहीं होता है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हो जाता है, इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से थोड़ा घट जाता है। एग्जैक्टली 3 नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपना नीट लेवल तक के भाषा में बोल सकते हैं कि CO के पास भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, बट नॉट एग्जैक्टली 3। जैसे में नहीं बोलते NF3 NH3 का बात करें तो नाइट्रोजन के पास परसेंटेज sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, परसेंटेज कैरेक्टर एग्जैक्टली 25% नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 एग्जैक्टली नहीं होता है, तो ये सब उसमें है, वो एडवांस का चीज है। लेकिन यहाँ भी बात किया जाए CO का भी बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्ट नहीं होता है, 3 से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम लोग अपना नीट लेवल तक के कोई दिक्कत नहीं है। CO का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कितना लेके चलेंगे 3, और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना लेके चलेंगे 3, दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, इसलिए दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ये सही स्टेटमेंट है। डायपोल मोमेंट ऑफ CH-Cl3 इज लोअर देन H, बिल्कुल सही है। CH-Cl3 का डायपोल मोमेंट कम होता है, इसका डायपोल मोमेंट 1.004 या 05 के आसपास होता है, और HF का बॉन्ड ऑर्डर 1.7 के आसपास होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, इसका डायपोल मोमेंट कम होता है। CH-Cl3 का कम है, HF का ज्यादा होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। HF से ज्यादा इसमें अगर नॉर्मल मॉलिक्यूल ले लिया जाए तो सिर्फ H2O का ज्यादा होता है, बाकी सबका कम ही होता है HF से, क्योंकि HF के बीच में चार्ज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। C डबल बॉन्ड N बॉन्ड लेंथ इन पिकोमीटर इज स्मॉलर देन CO बॉन्ड। नहीं, ये गलत है ना, CN का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, CN स्मॉलर नहीं है, लार्जर है, CO छोटा होगा। सुनो थोड़ा ध्यान से, यही बच्चे कंफ्यूज होंगे। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ के लिए कंपेयरिंग एटम सेम पीरियड का है कि डिफरेंट पीरियड का है। अगर डिफरेंट पीरियड का होगा तो शेल बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ये सिंपल होता है। अगर सेम पीरियड का नहीं, सेम पीरियड का कंपेयरिंग एटम है तो फिर बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर अगर नहीं है तो फिर परसेंटेज कैरेक्टर देखते हैं। सर इसमें क्या, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, दोनों का सेम पीरियड का है, तो कैसे चेक किया जाए? तो आप एक पढ़े होंगे कि अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाता है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा तो डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होगा। अब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है और एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, और जब पास आएंगे तो उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो जाता है। एटॉमिक रेडियाई में अगर सो में का स्टीफेंसन फॉर्मूला अगर पढ़े होंगे तो इसमें -0.09 दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस इतना से घट जाता है, डिक्रीजेस बाय दिस अमाउंट। इतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो इतना से -0.09 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इतना से इसका बॉन्ड लेंथ घटता चला जाता है। कब? जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो CO का बॉन्ड लेंथ, CO का डिफरेंस ज्यादा है, CN का डिफरेंस कम है, तो इसलिए CN का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, CO का बॉन्ड लेंथ कम होगा। CN का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, CO का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो ये गलत स्टेटमेंट दे दिया है ना, ये गलत दे दिया है आपको।
बोला है Cn इज ए स्मॉलर देन CO ना, CO इज ए स्मॉलर देन Cn, गलत स्टेटमेंट है। तो सही पूछा है, सही कौन कौन सा है इसमें, सेकंड सही है और थर्ड सही, बी एंड सी सही है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें, बी एंड सी। तो 107 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, question number 111. The reagents NH4Cl and aqueous NH3 will precipitate. एक ग्रुप रिएजेंट कैटायन के एनालिसिस का क्वेश्चन है। इसमें ग्रुप रिएजेंट है, थर्ड ग्रुप का रिएजेंट है NH4Cl प्लस NH4OH। ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा। ये थर्ड ग्रुप रिएजेंट है, ये थर्ड ग्रुप रिएजेंट है। और थर्ड ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल होते हैं, फेको करारे आलू, फेको करारे आलू, यही तीनों पीपीटी बनाते हैं हाइड्रोक्साइड का। कौन कौन सा पीपीटी बनता है, FeOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस एंड AlOH का होल थ्राइस, यही तीन पीपीटी बनाते हैं। तो किसको किसको प्रेसिपिटेट, कैल्शियम तो इसमें है नहीं, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम नहीं है, जिंक नहीं है, तो कौन पीपीटी बनाएंगे इसमें, सेकंड। तो 111 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। (117) The bond dissociation enthalpy is maximum 4। ये तो अभी बताए थे ना, बॉन्ड F2 Cl2 Br2 और I2 में अगर बॉन्ड लेंथ का बात किया तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ता है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा Cl2 का होता है, फिर Br2 का होता है, फिर F2 का होता है, फिर I2 का होता है। F2 का क्यों कम हो जाता है, क्योंकि लोन पे रिपल्सन इसमें ज्यादा होता है। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम किसका होगा, Cl2 का। 117 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 127, क्वेश्चन नंबर 127। द एटॉमिक नंबर्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट आर गिवन बिलो। एटॉमिक नंबर, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे इसमें लिखा जाए, समझिए। An2 के फॉर्म में होता है, P4 के फॉर्म में होता है, और ये सब नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ये सब नेटवर्क स्ट्रक्चर में है। तो N2 ज्यादा P4 का होगा, P4 ज्यादा AS सेट का होगा, क्योंकि ये नेटवर्क, इसमें तो 2 है, इसमें मॉलिक्यूलरिटी 4 है, एटॉमिसिटी 4 है इसका, और इसमें तो नेटवर्क है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन ये तीनों नेटवर्क है। तो अब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। अब क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, आर्सेनिक का। इन तीनों में यहां से यहां बढ़ा, फिर आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ में सबसे ज्यादा आर्सेनिक का होगा, फिर एंटीमोनी, फिर बिस्मथ का। क्यों, क्योंकि इसमें सब में नेटवर्क स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा। जब बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पूछा है कि मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा, तो सबसे हाईएस्ट किसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, आर्सेनिक का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 33, इसका 7, इसका 15, इसका 33, इसका 51 और इसका 83 होता है। तो 33 वाले का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो 127 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैव द लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, AC AC, TE। देखिए सुनिए, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड का बात किया है, तो हमको सिंगल सिंगल बॉन्ड का ही बात करना, चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और सल्फर में जो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी हो, सल्फर का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है, और उसके बाद AC AC का होगा, और सबसे कम TE का हो जाएगा। क्यों, इसमें देखो, इसमें तो इधर से इधर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, सल्फर का कम। बाकी तो फिर रेगुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से ऑर्डर ये हो जाता है। रीजन आपको पता, अभी बताए थे, जिस तरह से फ्लोरीन फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्सन होता है, उसी तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन में भी लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसमें भी सेकेंड शेल में साइज छोटा होने की वजह से सेकेंड शेल में रिपल्सन ज्यादा होता है। जब सेकेंड शेल में रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या घट जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन का कम हो जाता है, सल्फर का ज्यादा होता है, लेकिन सबसे कम किसका होगा, टेलोरियम का। तो इसलिए 129 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन टिन। ये सही है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का बात करें तो ये घटता है, घटेगा, लेकिन लेड का थोड़ा सा बढ़ जाता है ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन 4f के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ता भी तो कार्बन का ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड और सबसे कम टिन का होता है। लेड का बढ़ता है तो सिर्फ टिन से बढ़ता है और किसी से ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो लेड का ग्रेटर होता है टिन से, सही स्टेटमेंट है। इट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग पी एंड डी, ना पी ऑर्बिटल का नहीं, डी ऑर्बिटल तो थोड़ा बहुत मान भी सकते हैं, डी का भी पुअर शील्डिंग होता है, लेकिन पी का नहीं, डी एंड एफ का मान सकते हैं। पी का तो पुअर शील्डिंग नहीं है, पी का तो अच्छा शील्डिंग होता है, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स हो गया ड्यू टू पी। पी नहीं आता ना तो फिर थोड़ा सही कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसका रीजन में स्टेटमेंट सही हो सकता है, रीजन में एफ होना चाहिए, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से इसका कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन पी का तो अच्छा शील्डिंग होता है, गलत स्टेटमेंट दे दिया है, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 131 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BrF5। ये तो आसान क्वेश्चन है। BrF5 7 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास होते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर जहां मर्जी वहां दे दीजिए, हम इसको एक्सियल पे दे दिए हैं BrF5 स्क्वायर पिरामिडल, इस ऑक्टाहेड्रल D2 ना, D2 नहीं, sp3d2 होता है, स्क्वायर पिरामिडल ऑक्टा ज्योमेट्री। देखो एक चीज याद रखना, थोड़ा एनसीईआरटी में इसमें गलत किया, ज्योमेट्री का मतलब होता है जो फंक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी में ज्योमेट्री और शेप को एक ही लाइन में लिख दिया है, इसे नीट में ऐसा गलती नहीं करेगा, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए उसको। ज्योमेट्री एक फंक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है, हम लोग ज्योमेट्री जो बात जैसे sp3 है तो sp3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, अब उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का शेप जो होता है वो लोन पेयर को हटाने के बाद जो एक्वायर करता है, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल दिखता है लोन पेयर को हटाने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं शेप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है वो ज्योमेट्री, जो एनसीईआरटी लिख दिया है ज्योमेट्री और शेप, बगल में शेप ज्योमेट्री एक ही को कर लिया है, इसलिए उसको कंसीडर कर लिया जाता है। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है कि यहाँ पे शेप पूछ रहा है आपसे, तो शेप क्या होगा इसका, स्क्वायर पिरामिडल और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर पिरामिडल एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 133 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड Cl2O7 एसिडिक है, PbO गलत दे दिया, PbO तो एम्फोटेरिक है ना, लेड के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो पहला ही गलत हो गया। न्यूट्रल ऑक्साइड NO बिल्कुल सही है, दोनों न्यूट्रल है। एम्फोटेरिक एल्युमिनियम और आर्सेनिक सही है, आज सब गाय पंजाबी सॉन्ग जनाबी वाले भी बेकार गया, तो एल्युमिनियम और आर्सेनिक, आज में ही आर्सेनिक है और एल्युमिनियम दोनों एम्फोटेरिक है, सही है। बेसिक ऑक्साइड सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड बेसिक होते भी सही है, तो कौन करेक्टली मैच नहीं है, फर्स्ट ही नहीं है। Cl2O7 तो एसिडिक है लेकिन PbO एम्फोटेरिक होता है, तो 134 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, this is all about your inorganic question. Thank you everyone, thank you so much.